सर्कुलेशन, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, मतलब सबसे फेवरेट चैप्टर यही है, सबसे पहला फेवरेट चैप्टर। रीज़न ये है कि जब नीट की कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था शुरुआत में, पहले स्कूल में पढ़ाता था 1 1.5 साल 2 साल लगभग। उसके बाद जब नीट के लिए सबसे पहले ट्राई किया था तो डेमो के तौर पे इसी चैप्टर को पढ़ाया था। स्टूडेंट प्लस टीचर डेमो दोनों था, आगे साइड स्टूडेंट थे, पीछे साइड टीचर्स थे। तो उनमें सबसे यही चैप्टर सेलेक्ट किया था। उसके बाद जब कहीं डेमो दिया तब भी यही चैप्टर सेलेक्ट किया, उसके बाद कहीं दिया तो यही चैप्टर सेलेक्ट किया। क्योंकि जितना ये थोड़ा सा मतलब लोग बताते हैं कि ये टफ है, उतना ही ज़्यादा इजी वे में इसको समझाने का मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ब्लड के बारे में एक चीज़ जानते हो बेसिकली, अरे ब्लड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पी से ना 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 पी से प्लाज्मा, पी से 55%। तो बस इसलिए फेवरेट चैप्टर, मतलब शुरुआत में नीट की करियर की शुरुआत करने में ये चैप्टर ही से शुरुआत हुई है। बात समझ में आई? खैर उससे क्या तुम्हें, आइए स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जैसा कि देखो इस चैप्टर का नाम है, स्लाइड एकदम 1 नंबर बनी है बेटा। आहा, बस शांत हो जाओ बेटा। जैसा कि चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स, इन लोगों ने मक्खियां पाल रखी हैं क्या, एंड सर्कुलेशन। देखो बॉडी फ्लूइड, फ्लूइड वो चीज होती है जिसके पास बहने की क्षमता होती है। कोई भी ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह खुद से ट्रेवल कर सकती है, उसका मतलब क्या होता है, फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल आपका पानी है, पानी आप एक जगह डालिए दूसरी जगह वो खुद से बह के चला जाएगा। तो ऐसी चीजें जिनके पास बहने की क्षमता होती है वो क्या कहलाएंगे हमारे बेसिकली फ्लूइड्स। अब फ्लूइड हमारे स्टेट ऑफ मैटर में हमने 3 टाइप के मैटर्स पढ़े हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड तो फ्लूइड हो नहीं सकता है। अच्छा गैसेस फ्लूइड होती हैं कि नहीं होती हैं? बिल्कुल होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। लिक्विड फ्लूइड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ऐसी चीजें जिनके पास बहने की क्षमता वो क्या कहलाएंगी, फ्लूइड। और फ्लूइड बेसिकली कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक गैस दूसरा लिक्विड। अब हम अपनी बॉडी में बात करने वाले हैं लिक्विड फ्लूइड्स की। किसकी बात करेंगे भैया? लिक्विड फ्लूइड्स की। मतलब हमारी बॉडी में पाए जाने वाले फ्लूइड्स, उनकी हम बात करने वाले हैं। हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में पाए जाने वाले फ्लूइड्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। अब ह्यूमन की बॉडी में पाए जाने वाले फ्लूइड्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो सेल के अंदर होंगे और या तो वो सेल के बाहर होंगे। मतलब फ्लूइड्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इंट्रासेलुलर, इंट्रा माने इंट्रासेलुलर, और नंबर 2 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। मतलब फ्लूइड्स आर ऑफ 2 टाइप, नंबर 1 इंट्रासेलुलर, नंबर 2 एक्स्ट्रा सेलुलर। अच्छा मान लीजिए ये कोई सेल है और ये उसके अंदर का न्यूक्लियस है, तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा उसका, साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? पूरा सेल चैप्टर पढ़ चुके हो, इतना नहीं पता है क्या कहलाएगा ये? तो इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। और साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड सेल के अंदर है कि सेल के बाहर है? फिर वही, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड सेल के अंदर होता है। तो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड इट इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर। अच्छा ब्लड वगैरह जो है वो सेल के बाहर होता है, तो ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हाँ है ना, जैसे आपके आंसू हो गए, पसीना हो गया, दीज आर ऑल आर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो बेसिकली फ्लूइड का मतलब है जिसके पास बहने की क्षमता, वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्लूइड कहलाएगा। फ्लूइड हमारी बॉडी में 2 प्रकार के हैं, एक जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, दूसरा जो सेल के बाहर पाए जाते हैं। जो सेल के अंदर पाया जाएगा उसको क्या बोलोगे, इंट्रासेलुलर, इंट्रा माने होता है अंदर, साइटोप्लाज्म वाला फ्लूइड क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। और दिस इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। हाँ है ना, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, स्वेट हो गया, दीज ऑल आर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमें बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 2 पढ़ने हैं इस चैप्टर में, एक का नाम है ब्लड, दूसरे का नाम है लिम्फ। अब बात आती है सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। अभी चैप्टर का नाम ही बता रहा हूं, बॉडी फ्लूइड खत्म। अब बात करते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है कोई एक चीज अगर ए पॉइंट से शुरू हुई है और वो बी पॉइंट पे जा रही है, और वापस फिर वो बी से ए पे जा रही है, फिर ए से बी, बी टू ए, मतलब एक लगातार चक्कर लगा रही है, पूरी बॉडी में घूम रही है, सर्कुलेट कर रही है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के टाइम पे कि ऑक्सीजन एल्वेलाई से निकल के टिश्यू पे जा रही थी, लेके कौन जा रहा था,
ब्लड लेके जा रहा था ना, वो ब्लड मतलब कहां से गया, एल्वेलाई से टिश्यू, बाद में टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके एल्वेलाई तक कौन आ रहा था, ब्लड। इसका मतलब है एल्वेलाई से टिश्यू और टिश्यू से एल्वेलाई, ये कौन घूम रहा है लगातार, ब्लड। इसका मतलब ब्लड बॉडी में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब ब्लड बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। मैं यहां से वहां जाऊं तो क्या ये सर्कुलेशन कहलाएगा, लेकिन यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां, ये क्या कहलाएगा, सर्कुलेशन। समझ में आई, मतलब किसी चीज का लगातार चक्कर लगाना क्या कहलाता है, सर्कुलेशन। तो हमारे बॉडी फ्लूइड्स को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इन्हीं का सर्कुलेशन देखेंगे, कैसे ये हमारी बॉडी में ट्रेवल करते हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हम लोग पढ़ेंगे, किसका सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ेंगे। पहले बॉडी फ्लूइड में दो पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, लिम्फ पढ़ेंगे, उसके बाद सर्कुलेशन किसका पढ़ेंगे, ओनली ब्लड का। चैप्टर का नाम क्लियर है, पक्का। अब आगे चलते हैं, कमेंट। तो ब्लड इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमारी बॉडी में अगर पानी के बाद कोई फ्लूइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, पानी के बाद, तो वो कौन सा फ्लूइड होगा, ब्लड होगा, हाँ या ना। अच्छा, ब्लड एक तरीके के ट्रांसपोर्टर की तरह भी बिहेव करता है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू है, कैसे पता, कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, कनेक्ट करता है। अरे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में 4 एग्जांपल पढ़े थे, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ। अच्छा, ब्लड इज अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। अच्छा, ये स्पेशल है। अच्छा, इसकी दूसरी स्पेशलिटी बताएगा कोई, ब्लड और लिम्फ की दूसरी स्पेशलिटी अदर कनेक्टिव टिश्यू से। दूसरे कनेक्टिव टिश्यू एक जगह पे रह के बॉडी को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये पूरी बॉडी में ट्रेवल कर करके बॉडी को कनेक्ट करता है। ये बात हजम हुई, कैसे, मान लीजिए एरियोलर टिश्यू है, एपिथेलियम के नीचे पाया गया, तो वो एरियोलर टिश्यू अगर यहाँ का है तो यहीं होगा, यहाँ का है तो यहीं होगा। हड्डी है यहाँ पे, स्टर्नम है तो यहीं पे स्टर्नम है, अरे हाँ या ना। लेकिन अगर ब्लड की बात करें तो कभी इंटेस्टाइन पे है, इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन लिया, ब्रेन को गया, ब्रेन से ब्रेन को कुछ हार्मोन लिया तो यहाँ तक आया। बात समझ में आ रही है। तो इकलौता कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर करके चीजों को कनेक्ट करता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, ये किसकी बात है, ब्लड के। बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू एक जगह पे रह के कनेक्ट करते हैं। हाँ, मैंने बोला ब्लड और लिम्फ, शुरुआत में मैंने बोल दिया था दोनों चीजों को, मैंने दो चीजें बोली थी ना, ब्लड और लिम्फ। हाँ बेटिया, एरियोलर हर जगह होता है, लेकिन यहाँ का एरियोलर उठ के यहाँ नहीं जाएगा, ब्लड यहाँ से वहां जाएगा, वहां से यहाँ, वही ब्लड है पूरी बॉडी में जो ट्रेवल कर रहा है। एरियोलर तो भैया हर जगह प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, लेकिन एरियोलर जहां का है वो वहीं रहेगा। ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, कभी वही सेम ब्लड यहाँ 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 है। क्लियर, डन। तो ब्लड इज अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल क्यों है ये बात समझ में आई भैया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइबर्स, इतनी बात समझ में आ गई। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, ठीक। तो देखो इसको मैं दिखाता हूं तुम्हें, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन आ जाएगा, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। साइटोप्लाज्म का मतलब समझते हो ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर में ब्लड आ गया, लिम्फ आ गया। ब्लड की बात करें तो ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय हायर ऑर्गेनिज्म। हम लोगों में सबसे ज्यादा अगर कोई फ्लूइड यूज किया जाता तो उस फ्लूइड का नाम क्या है, ब्लड। अच्छा, उसके बाद ब्लड इज अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, डन। अच्छा, ब्लड का कंपोजिशन याद है, पक्का पढ़ा दिया था ना मैंने, कितने लोग ने नहीं पढ़ा है ब्लड का कंपोजिशन कनेक्टिव टिश्यू में जब पढ़ाया था, कहां थे, घर पे, अरे वाह तब तो अच्छी बात है। चलो भैया, ब्लड में बताओ, ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट। एक को क्या बोलते हो, प्लाज्मा, एक को क्या बोलते हो, सॉलिड पार्ट इज नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों बोला कि क्योंकि ये फॉर्म हो रहे हैं, कहां से फॉर्म होते हैं, रेड बोन मैरो। अच्छा, थोड़ा सा लेक्चर रिवाइज कराएं तो रेड बोन मैरो एपीफाइस में पाया जाता है कि डायाफाइस में, बोन के 2 हिस्से एपीफाइसिस, बीच में डायाफाइसिस। तो जो आपका रेड बोन मैरो वो कहां पाया जाता है, एपीफाइसिस, इधर और इधर, क्लियर है ना, और डायाफाइसिस बीच में, ठीक। अच्छा ठीक है, एपीफाइसिस में रेड बोन मैरो, इसका मतलब ये कहीं से फॉर्म हो रहे हैं, कहां से फॉर्म हो रहे हैं, रेड बोन मैरो से फॉर्म हो रहे हैं, डन। अच्छा ठीक है, रेड बोन मैरो से फॉर्म होने के बाद काम होने खत्म। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। क्लास नहीं करी थी तुमने, नहीं करी थी ना, नहीं तुमसे पीछे पूछ रहा हूं, नहीं करी थी ना, अभी दिखाएंगे तब समझ में आएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड
प्लेटिलेट्स। ऐसे ही क्लास छोड़ो, मजा आएगा। अच्छा उसके बाद प्लाज्मा, प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। 55% प्लाज्मा में अगर हम बात करें तो 90 से 92% पानी। ब्लड में कितना पानी होगा? इससे आधा। पूछो कैसे? क्लास में अगर 50 बच्चे खराब है, 50% बच्चे खराब है मान लो, नहीं बिटिया सॉरी, 50% बच्चे खराब है, ठीक, इन 50% में 90 से 92% फेल हो गए, तो पूरी क्लास के 90 से 92% बच्चे थोड़ी फेल हुए, इस 50% के फेल हुए ना, मतलब पूरी क्लास के आधे में से आधे। हाँ या ना? समझ पाए? ठीक। तो प्लाज्मा में पानी कितना होता है? 90 से 92%। प्रोटीन कितना होता है? 6 से 8%। कितने प्रकार का होगा? 3। फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। कौन कौन? डिफेंस मैकेनिज्म, ऑस्मोटिक कंट्रोल, अच्छा ब्लड क्लॉटिंग, फाइब्रिनोजेन। अच्छा मिनरल्स कौन कौन से थे? मैं बताऊं। नमक का मग्गा SCO3-। नमक माने NaCl, का मतलब कैल्शियम आयन, मग्गा मतलब Mg+2 और SCO3-। अच्छा ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और आपका अमाइनो एसिड ये और ग्लूकोज ये सब ट्रांजिट फॉर्म में होता है। ट्रांजिट फॉर्म का मतलब है कि अगर वो इंटेस्टाइन से ब्लड गुजर रहा है तो उसके अंदर ग्लूकोज अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे। अगर वो टिश्यू तक गया है तो यहाँ पे उसने ग्लूकोज वगैरह दे दिया होगा, उस टाइम उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। और अगर एल्वेलाई से आ रहा है तो उसके अंदर, तो ये सारी चीजें उसके अंदर ट्रांजिट फॉर्म में होगी। ट्रांजिट फॉर्म का मतलब क्या होता है? लगातार बढ़ती या घटती हुई अवस्था में। डन है ना? अब देखो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था, क्लासेस क्यों छोड़ती हो? रोज जाते हैं सभी लोग, घर जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स। एक का नाम क्या है? प्लाज्मा। एक का नाम क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब हल्का, ये येलो कलर का थोड़ा और हल्का येलो कलर कर दो। अरे एक होता है पेल येलो कलर, सुना होगा ना? ठीक है, तो स्ट्रॉ कलर्ड का मतलब विस्कस मतलब होता है चिपचिपा, तो स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। अच्छा उसके बाद इसको फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों बोला? क्योंकि ये किससे बना है? बोन मैरो से, मतलब कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। डन। अब देखो वाटर कितना परसेंट है प्लाज्मा में? 90 से 92%। प्रोटीन कितना है? 6 से 8%। कितने प्रकार का है? 3। फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन का काम, एल्ब्यूमिन का काम, और इसका फाइब्रिनोजेन का काम। अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मिनरल्स कौन कौन से होंगे? नमक, नमक का मग्गा SO3-। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ट्रांजिट फॉर्म। ट्रांजिट फॉर्म का मतलब होता है लगातार ट्रेवल होने वाली फॉर्म, घटती और बढ़ती हुई फॉर्म। बेटा अगर प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं, क्या बोला मैंने? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये कहलाता है सीरम। क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे कौन है? फाइब्रिनोजेन। मतलब प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लेंगे तो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। इतनी बात समझ गए? अरे क्या करना चाह रहे हैं भाई? हाँ, अब आपसे एक सवाल पूछा गया था कि सीरम प्लस क्लॉटिंग फैक्टर बराबर ब्लड कहलाता है कि प्लाज्मा कहलाता है? तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बराबर क्या कहलाएगा? सीरम। ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, और आएगा भी। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बराबर सीरम, सीरम प्लस क्लॉटिंग फैक्टर बराबर प्लाज्मा। तो इतना याद रखो, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बराबर क्या कहलाएगा? सीरम। अच्छा फॉर्म्ड एलिमेंट कितने प्रकार के थे? 3। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटिलेट थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का अगर नंबर की बात करें तो 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। 5 से 5.5 मिलियन का मतलब हो गया 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 5 मिलियन बराबर 50 लाख, और 0.5 मिलियन का मतलब 50 से 55 लाख। हाँ या ना? पर मिलीमीटर क्यूब। अच्छा डब्ल्यूबीसी, देश के सैनिक सबसे कम होते हैं, तो सैनिक सबसे कम मतलब 6 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। प्लेटिलेट्स उसके बाद 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। तीनों का नंबर याद हो गया? आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी 6 से 8,000। प्लेटिलेट्स 1.5 से 3.5 लाख। प्लेटिलेट्स, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, अच्छा ठीक है, और प्लेटिलेट्स।
हाँ बोलो 1500 क्या, 15 से बिटिया 1.5 लाख लिखा है, वो 15 नहीं लिखा, 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। गॉट इट। बेवकूफ कहीं की। प्लेटलेट कितनी होती हैं? अरे हिंदी में बोलो ना, 1.5 से 3.5 लाख। ये जितने लोग नहीं भी वो बोल रहे हैं ना, उनको याद नहीं होने वाला, याद रखना। और आरबीसी कितनी है? 5 से 5.5 मिलियन। पक्का। ल्यूकोसाइट कितनी है? 6 से। अच्छा थ्रम्बोसाइट 1.5 से 3.5 लाख। अच्छा एरिथ्रोसाइट। आंसर नहीं निकलता ना? अरे चुप, आंसर नहीं निकलता ना? समझ रहे, तुम ही से बात कर रहे हैं हीरो। क्यों नहीं आंसर निकल रहा? दिक्कत क्या है? भूलना। जिससे बात कर रहे हो वो समझ गया, काहे बीच में टपर टपर कर रहे हो? तुम लोग इशारे भी नहीं समझते हो तुम लोग। जल्दी बता क्या दिक्कत क्या है? याद नहीं हो पाया तो देख के बोल लो, कॉपी में लिख लो, 10 बार याद हो जाएगा। शर्माहट काहे की है, मतलब घबराहट काहे की है? 5 से 5.5 मिलियन। ये क्या घर से थोड़ी रट के आए थे, यहीं याद किया। 10 बार बोलो कि खुद याद हो जाएगा। ये मैं याद करके थोड़ी पैदा हुआ था, दुनिया में ही याद किया ना मैंने सब कुछ। फिर 6 से 8 हजार, 5 से 5.5 मिलियन। तुम लोग बोलते नहीं, पता क्यों? सब बोल रहे, मैं क्यों बोलूं? आई एम समथिंग डिफरेंट। इधर से 2 4 ऐसे, उधर एक आध ऐसा, इधर एक आध 0.5 ऐसा होता है, इधर 3 4 ऐसे होते हैं। एरिथ्रोसाइट 5 से 5.5 मिलियन। 5 से, दम से बोला करना, मुंह फट जाए। तुम ही से बोल रहे हैं, दम से बोलो, आगे वालों कान वान फट जाए। 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। आरबीसी बहुत मारेंगे, आरबीसी पूछा है। 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट 1.5 से, आंख मार रही पता नहीं 1.5 से 3.5 लाख। तीनों याद हो गए? आओ अब बात करते हैं आरबीसी की डिटेल में। ठीक, प्लाज्मा खत्म। अब आरबीसी पढ़ना है, डब्ल्यूबीसी पढ़ना है और प्लेटलेट्स पढ़ना है। उससे पहले कोशिश करो ये थोड़ा सा लिख लो, लास्ट में बहुत ज्यादा हो जाता है। बेटा बॉडी फ्लूइड में इसको लिखना है। अरे क्या है ये? क्या कर दिया इसने ये? जल्दी लिखिए। इसी में जूलॉजी, इसी में केमिस्ट्री। हाँ दिखाओ जूलॉजी की है। ये जूलॉजी की ही है। जूलॉजी की कॉपी में जूलॉजी की हेडिंग कौन डालता है ये बताओ? हाँ शुरू में जूलॉजी है। हाँ हाँ दिख रहा है, सब दिख रहा है। मैं किताब बंद कर लो, गलत नहीं पढ़ाएंगे, बंद कर। बेटा अब सवाल एक चीज सुनो तो, थोड़ा सा। वो बच्चा एनसीईआरटी खोले बैठा तो उस पे पहले पैराग्राफ पे नजर पड़ गई, थोड़ा सुन लो। उसमें 2 4 बातें ऐसी फालतू फालतू सोचने लायक। इधर सुनो तो। कहता है एनसीईआरटी लिखती है पहले पैराग्राफ में कि क्यों हमें जरूरत पड़ी बॉडी फ्लूइड्स बनाने की। बिटिया बाद में लिखना प्लीज। एनसीईआरटी लिखती है अपने पहला पैराग्राफ में इस चैप्टर में, थैंक यू भाई, कि क्यों हमें जरूरत पड़ी बॉडी फ्लूइड्स बनाने की। तो वो कहती है हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था डाइजेशन। डाइजेशन में हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद सारा खाना हमारा इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट हो गया। दूसरा चैप्टर था ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में हमने एक सांस ली और ऑक्सीजन पहुंच गई हमारे एल्वेलाई में और हमने रिस्पायरेशन किया और टिश्यू के पास क्या आ गई, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब और ब्रेन ने क्या किया, हार्मोन्स बनाए। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, हार्मोन्स बनाए। हाँ या ना? तो ब्लड में लगातार क्या नाम है, गंदी गंदी चीजें जमा होने लगी, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट जमा होने लगा। तो इन सबके ट्रैवलिंग के लिए कोई ना कोई ट्रैवल एजेंट चाहिए था और उस ट्रैवल एजेंट को बनाने के लिए हमारी बॉडी ने किसको बनाया, ब्लड को। ब्लड को बनाया किस लिए कि इंटेस्टाइन से वो खाना पहुंचाए टिश्यू तक, ब्रेन से और पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो भी ग्लैंड से उनसे हार्मोन पहुंचाए दूसरी जगह। हाँ या ना?
और वो ऑक्सीजन को एल्वेलाई से टिश्यू तक पहुंचाए और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई तक पहुंचाए। तो ये सारा क्योंकि दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म दो चीजें बचाना चाहता है, पानी और एनर्जी। तो बनाया है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। रीजन यही था कि सबको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए सबका मीडियम मिल गया जिसका नाम क्या था, ब्लड। तो इसलिए ब्लड बनाया गया। अब लिखो, न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाएगा, हम सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा कहाँ बनता है मतलब? हाँ, प्लाज्मा पानी से मिक्स होके बन रहा है। पानी कहाँ होता है बॉडी के अंदर? नहीं, कोई स्पेशल पार्ट नहीं है। स्लाइड अच्छी दिख रही ना? खतरनाक आरबीसी बनी हुई है। नहीं बेटा, पाकिस्तान से बनवा के मंगवाई थी, आपने बनाई। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जाहिर है कि यहीं बनाई गई होगी और हम ही लोगों ने मिलके बनाई होगी। अरे ऐसे कामों में दो ही लोगों का योगदान रहता है, हमारा और मसूद सर का। जानते ही होगे मसूद सर को। अरे एचओडी ऑफ जूलॉजी हैं भाई। कुल मिला के हमारे दोस्त भाई हैं बड़े, बस इतनी बड़ी बात नहीं। लिखो बहन, कोई डाउट? लिखो। हाँ ठीक है। फिर डिजाइनदार काम हम ही लोग करते हैं। लिख लिया? दो टू पॉइंट लिखने तो उसमें भी तुम लोग। घुसमुसाहट नहीं, सन्नाटे में बैठो। तो आरबीसी कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी। अच्छा, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। अच्छा ठीक है, अब तो लिख लिया होगा। हाँ तो एक लाइन पढ़ लो, लिख लेना। देख के क्या लिखोगे? इ- हाँ स्पेशल है, क्यों स्पेशल है वो खुद से लिखना। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइबर। हाँ सर। हॉर्मोन्स का ब्लड का क्या काम, मैं बता रहा हूँ। हार्मोन डक्टेड होते ही नहीं, पहली बात। हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रीशन है और इंडोक्राइन के बाद डक्ट होती ही नहीं। किससे? कहना क्या चाहते हो? मैं बोलूं। ग्लैंड दो प्रकार की होती हैं, एक इंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन वाली का सिक्रीशन सीधा ब्लड में ही गिरता है और इंडोक्राइन का सिक्रीशन ही हार्मोन कहलाता है क्योंकि उसके पास डक्ट नहीं होती है। एक्सोक्राइन, जैसे तुम सलाइवा निकाल रहे हो, जैसे तुम ये टीयर्स निकाल रहे हो, जैसे तुम ये स्वेट निकाल रहे हो, इनके ब्लड की जरूरत नहीं होती है। हॉर्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है, इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती है तो उसका सिक्रीशन हार्मोन कहलाता है और वो हार्मोन को ले जाने वाला इकलौता आदमी ब्लड ही है। समझ गए भाई? हाँ। दीदी किताब आ गई? क्या हुआ? किताब आई? कहाँ है दिखाओ। घर रखी? झूठ बोला फिर। हम्म। तो बेटा, डॉक्टर दिलीप गैंगवार। ले लेना, काम की किताब है वो। अरे तुम लोग अच्छा हर बात सीरियस ले जाते हो ना। एक 100 रुपए की किताब से क्या किसको फायदा होगा भाई? हद है। क्या कह रहा है?
क्या? 4 क्या? बस। हम्म। सन्नाटे में। तो क्या बेटा बिरयानी लाई थी? अरे वाह। दोबारा बेटा तुम किसी से पूछ लेना, लेकिन जाना नहीं खाली यहाँ था। अरे दीदी मत लाना, मजाक कर रहे हैं, हाँ। फिर भी मन करे तो ले आना। भाई साहब आजकल जो गर्मी हो रही है ना, अलग लेवल की हो रही है। मतलब जितनी देर में सुबह। चुपचाप बैठ जाओ, बता रहा हूँ। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है आरबीसी, जिसका नंबर है, बोलो, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। उसके बाद शुरू होगा डब्ल्यूबीसी, जिसका नंबर है 6 से 8 हजार। उसके बाद शुरू होगा प्लेटलेट, जिसका नंबर है 1.5 से 3.5 लाख। हाँ या ना? जल्दी लिखिए। ठीक है, चाय का जुगाड़ कर लूं मैं। चेंगे भाई हमारे। सही लोग हैं यार। अब तो रोज मंगाऊंगा। अरे तुम लोग वाकई ऐसे ही समझते हो जैसा मैं रिएक्ट करता हूँ? जस्ट लाइक 20 रुपए बचा के सर अमीर बन गए। 20 रुपए खर्चा हो जाते तो सर, सर तो सड़क पे आ जाते। अच्छा वो उसने वो 20 रुपए वापस कर दी, सर के पास घर जाने का किराया बच गया। ऐसा सोचते होगे ना? ऐसा ही हूं मैं। पढ़ाते सही है ना? बाकी दुनियादारी भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। बेटा समझ, लिख लिया इसको? हाँ पूछ भाई। हाँ माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। भैया
ट्रांजिट मतलब लगातार बढ़ती घटती हुई अवस्था में, ट्रैवलिंग करती हुई अवस्था में, क्योंकि जब ब्लड इंटेस्टाइन से ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है सारी चीजें ज्यादा होंगी, और टिश्यू के साइड से आ रहा होगा तो कम होंगी। यार अब चलें, आगे चलें? नहीं, गलत बात। अब ऐसे पढ़ेंगे। वो बस थोड़ी देर के लिए ब्लड इसलिए वहां पर पढ़ाया क्योंकि ब्लड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। बेटा जैसा कि इसका नाम है आरबीसी, आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। नंबर कितना है? 50 से 55 लाख। नेक्स्ट चीज, अगर इसके मैं लाइफ स्पैन की बात करूं, लाइफ स्पैन का मतलब होता है बेटा, अब सामने, अब तुम ही लोग पढ़ा लो फिर। नॉर्मली आरबीसी कितना जीती है, मतलब एक बार आरबीसी बनी तो कब तक नहीं मरेगी, कितने दिन तक जिंदा रहेगी? तो इसका लाइफ स्पैन होता है बेटा 120 दिन अप्रोक्स। कितना होता है? 120 दिन, हाँ या ना? अब देखो बात आती है इसकी फॉर्मेशन की। तो जो इसका फॉर्मेशन है वो कहलाता है क्या? एरिथ्रोपोइसिस। याद आया? रेड बोन मैरो इज द एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। क्या? किडनी एरिथ्रोपोइसिस हार्मोन निकालती है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। एरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, समझ गई? हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो फॉर्मेशन क्या कहलाएगा इसका? वो हार्मोन निकालती किडनी जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। वो हार्मोन है, उनको रिलेट मत करो, अभी यहां पे पढ़ो एरिथ्रोपोइसिस। अब जब बच्चा पैदा होता है बेटा, जब वो प्लेसेंटा के अंदर होता है, मतलब मम्मी के यूट्रस के अंदर होता है, तो उस बच्चे के अंदर, क्योंकि हमारा रेड बोन मैरो से बनता है, आपको मैं पहली हड्डी पर, इधर हीरो सामने देखना भाई, बाद में पूछेगा सर ये कैसे आ गया। जब बच्चा मम्मी के यूट्रस के अंदर होता है तो उसके अंदर बोन मैरो वगैरह तो कुछ बनने से रहे, क्योंकि बोन मैरो तो लंबी हड्डियों में होती है, और बच्चा खुद ही छोटा होता है तो उसने लंबी हड्डियां क्या ही कर रही होंगी उसके पास, नॉर्मल सी बात। तो उस टाइम पे 4 एक्स्ट्रा लेयर्स बनती हैं। जैसे प्लेसेंटा के अंदर जब बच्चा होता है तो उसके अंदर 4 एम्ब्रॉयनिक लेयर्स बनती हैं। ये 3 तो मैं आपको बता चुका हूं, इंडोडम, मीजोडम, एक्टोडम। क्या ये फॉर्मेशन का शेप है? ये पाए जाने का सीक्वेंस है। फॉर्मेशन का क्या है? इंडोडम, एक्टोडम, मीजोडम, हाँ या ना? तो उसके बाद 4 लेयर और होती हैं, बोलो। कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस। अच्छा लग रहा है ना नाम सुन के? ये क्लास 12th में पढ़ेंगे हम लोग। कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, इन तीनों को भूल जाओ। एक और होती है चौथी जिसका नाम होता है यॉर्क सैक। क्या नाम होता है? अंडा देखा? यॉर्क सैक। बस वैसे ही करे, कुछ वैसी तरीके कुछ होती, क्या होता है? यॉर्क सैक। तो उस टाइम पे मतलब प्राइमरी सबसे पहले जो आरबीसी बनी होगी वो कौन बनाता है भैया? यॉर्क सैक बनाता। कौन बनाता है? तो अगर आपसे पूछे कि प्राइमरी एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कौन होगा हमारे लिए, यॉर्क सैक, क्योंकि सबसे पहले जब हमारी जिंदगी में आरबीसी बनी तो वो किसने बनाई है? यॉर्क सैक ने बनाई, हाँ या ना? यॉर्क सैक के बाद कभी कभी आपको ऑप्शन में यॉर्क सैक ना देके वो लोग लिवर देते हैं, क्योंकि यॉर्क सैक के बाद जो आरबीसी बनाता है वो कौन बनाता था? लिवर। अब हमारे अंदर लिवर और यॉर्क सैक तो कुछ, मतलब यॉर्क सैक तो है ही नहीं, और लिवर आरबीसी नहीं बनाता। वो उस टाइम पे बनाता था जब हमारे पास कुछ और नहीं था, मतलब जो हम लोग कहाँ थे? इंट्रा माने अंदर, यूट्रस की लाइफ में, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, मतलब जब हम पैदा नहीं हुए थे। समझ गए बात? मतलब फीटल लाइफ। फीटस का मतलब समझते हो ना? ये क्या है? लिवर, हाँ या ना? अब हमारे अंदर जो है अडल्ट में एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कौन है भैया? बोन मैरो। कौन सी वाली? रेड बोन मैरो। हो गई रेड, रेड बोन मैरो। डन है भाई? अडल्ट में आरबीसी कौन बनाता है? बोन मैरो। प्राइमरी में सबसे पहले कौन बनाया था? यॉर्क सैक, या उसके बाद किसने बनाया? लिवर ने। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। वो हार्मोन था किडनी में, नाम क्या था? एरिथ्रोपोइटिन, जो कि रेड बोन मैरो के ऊपर जाके अटैक करता है, या उसके ऊपर प्रभाव डालता है, जिससे आरबीसी का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, हाँ या ना? अभी उसको भूल जाओ, अभी इतना पढ़ो। आरबीसी 50 से 55 लाख है, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है। इनका फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। सबसे पहले यॉर्क सैक में होगा, उसके बाद लिवर में, और अडल्ट में कहां होता है? रेड बोन मैरो। कहां होगा? रेड बोन मैरो। क्लियर? अब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो एनसीईआरटी लिखती है बच्चा डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। क्या लिखती है? जो एनसीईआरटी टर्म यूज करेगी मैं भी वही टर्म यूज करूंगा। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस।
तो वहां पे आगे आपको लिखा मिलेगा ई न्यूक्लिएटेड। क्या मिलेगा बेटा? ई न्यूक्लिएटेड मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। इतनी बात समझ गए? अब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस क्यों हुआ होगा? मान लो मुझे इस कमरे में, ये एक सेल है, इस कमरे में मुझे बहुत सारा किताबें भरनी है, कॉपी भरनी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से टेबल, फैन, एसी, ये सब निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? सेम काम आरबीसी के साथ हुआ। आरबीसी को अपने अंदर भरना था हीमोग्लोबिन। क्या भरना था बच्चा? हीमोग्लोबिन। तो आप लोग जानते ही हो, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो आरबीसी अपने अंदर क्या स्टोर करता है? हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन स्टोर करने की वजह से उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। बात समझ गए? तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट की प्रेजेंट। तो आरबीसी ट्रू सेल की फॉल्स सेल? ट्रू सेल्स नहीं होती हैं, क्योंकि ट्रू सेल तभी होगी जब उसके पास न्यूक्लियस होगा। डन? ठीक है, अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन बेटा 12 से 16 कुछ और भी था। ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट कितना होता था? 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में होता है। मतलब 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होगा? 12 से 16 ग्राम। और ये स्टोर किसके अंदर होगा? आरबीसी के अंदर। अब अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो अब मैं बता चुका हूं, हीम माने आयरन, आयरन माने Fe। आयरन का कौन सा फॉर्म पाया जाएगा? Fe+2 या Fe+3? Fe+2। अगर ये Fe+3 हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता, हाँ या ना? तो Fe+2 और साथ में इधर कौन पाया जाएगा? प्रोटीन की चेन। समझ गए? अरे हीमोग्लोबिन का मतलब समझ गए? किस फॉर्म में आयरन पाया जाएगा? Fe+2। क्या डाउट आ रहा तुम्हारे दिल में तब से? नहीं तो क्या है, इतना सोच रही हो? बताओ क्या दिक्कत, क्या है, डाउट कहाँ पे है? एरिथ्रोपॉइटिन, एरिथ्रोपॉइसिस। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं बेटा। अभी इसको समझो ना, मैंने ब्रीदिंग से रिलेट सिर्फ इसलिए कराया कि अगर आप इसको भूल जाओ तो ब्रीदिंग का याद आ जाए, इस और उसको भूल जाओ तो इससे याद आ जाए, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम है। उधर 12-16 टाइम पर मिनट क्या होता है? ब्रीदिंग रेट। इधर 12-16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन। इतनी बात समझ गए? अब आरबीसी के शेप की बात करते हैं बेटा। तो आरबीसी का जो शेप होता है वो होता है बाई कॉनकेव। कैसा होता है? मतलब इधर से भी कॉनकेव, इधर से भी कॉनकेव। मतलब जैसे गोल वाला तकिया ले लीजिए और उसमें बीच में एक मतलब गड्ढा सा कर दीजिए, तो इधर से भी ऐसे केव आ जाएगा, इधर से भी ऐसे केव आ जाएगा, और सब कुछ छोड़ो। समझ गए आरबीसी? हाँ है ना? कह रहा है आरबीसी एरिथ्रोसाइट 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब फॉर्मेशन। एरिथ्रोपोइसिस साइटोसिस नहीं, पोइसिस साइटोसिस भी कह सकते हो। एरिथ्रो माने आरबीसी, साइटोसिस माने सेल। ठीक। यॉर्क्स एक फर्स्ट एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। कह रहा बोन मैरो मेजर साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। अब हमारे अंदर अडल्ट में कौन है? बोन मैरो। इधर पीछे अभी सुलाएंगे बेटा, वहीं आके बता रहा हूं। आंखों में दर्द हो रहा होगा नहीं? क्या आंख में दिक्कत है? तो सो लो। नहीं, आंख में दिक्कत है तो सो जाओ। पीछे से दिक्कत है, आगे आगे बैठा करो। चैप्टर का पहला लेक्चर है, उसमें तुम नाटक करोगे तुम लोग। आधे सोएंगे, आधे समझेंगे नहीं, आधे डाउट पूछेंगे नहीं। फिर अगले 4-5 लेक्चर में यही होता है, सर वो पूरा चैप्टर निकल जाता है, अगला शुरू होता है, फिर वही हरकतें शुरू। पहले लेक्चर में तो कम से कम बैठा करो, जब पूरे चैप्टर की रिलेट करके बात हो रही होती है तब वहां पे कोई मतलब नहीं है। एकाध नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आरबीसी बाई कॉनकेव इन शेप, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, एवरेज लाइफ स्पेन 120 दिन। आफ्टर विच बेटा आरबीसी की अगर बात करें हम, तो इनका जो कब्रिस्तान होता है, ग्रेवयार्ड, वो स्प्लीन होता है। क्या होता है? स्प्लीन। अब देखो यहाँ पे 2-3 बातें हैं। अगर आप बात करें कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान में मुर्दा जाता है और थोड़े दिन बाद उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। कौन करता है? अब बैक्टीरिया का जिसने नाम बोला उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। कुल मिला के माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं ना, बैक्टीरिया करते हैं ना। अभी एक आध डिटेल में बैक्टीरिया भी पढ़ के आए होंगे गूगल से। किसको किसको पता है बैक्टीरिया का नाम? कोई बोला था थर्मोकोकस करके, कुछ बोल रहा था। कुल मिला के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन। ऐसे ही सेम अब हमारे स्प्लीन में लगातार आरबीसी मर मर के जा रही है, लगातार जा रही है, जा रही है, तो वो इकट्ठा हो जा रही होगी स्प्लीन में। तो स्प्लीन तो बड़ा भर जाना चाहिए। स्प्लीन समझते हो क्या होता है? स्टमक हटाओ, स्टमक के जस्ट नीचे क्या मिलेगा? स्प्लीन। अरे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं?
स्प्लीन, स्प्लीन। अरे स्टमक के जस्ट नीचे होता है, स्टमक के जस्ट नीचे। तो जैसे वहां पे कब्रिस्तान में मुर्दे होते हैं, वैसे स्प्लीन में यहाँ मरी हुई कौन होती है? आरबीसी। जैसे कब्रिस्तान में आत्माओं का शुद्धिकरण होता है, वैसे यहाँ पे ब्लड का क्या होता होगा? फिल्ट्रेशन। अरे हाँ या ना? तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस एट। सर फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है? अबे सोचो ना, ब्लड वहां से गुजर के जा रहा है, और जब ब्लड वहां से गुजर के जा रहा है और वहां से मरी हुई चीजें हटा ली जा रही हैं, गंदी गंदी चीजें हटा ली जा रही हैं, इसका मतलब ब्लड साफ सुथरा हो गया कि नहीं हो गया? मतलब उसका जो ब्लड में जो भी मरी हुई आरबीसी थी, उसको ब्लड से निकाल दिया गया। जब उसको ब्लड से निकाल दिया गया, मतलब ब्लड क्या हो गया? साफ। अरे हाँ या ना? इधर लड़कियों के जस्ट पीछे चश्मेश, क्या कर रहा है भाई? खड़ा हो जा। क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा था? सच बोलना। तुमसे नहीं पूछ रहे ना, सच बोलना एकदम, क्या कर रहा था इधर? तुमसे नहीं पूछ रहा ना बेटा, क्या कर रहा था? ईमानदारी से बोलना बेटा। कुछ देख रहा था, कहाँ? मोबाइल में ना? मोबाइल और तुम दोनों लोग आ जाओ बाहर। अब वो झूठ तो नहीं बोलेगा ना यार? तुम बाहर आ जाओ फिलहाल, तुम कॉपी देख रहे थे ना, तब भी बाहर आ जाओ। मोबाइल लेके आना प्लीज, हाँ? टेबल के नीचे निकालो। थैंक यू यार, चाय पीने का मौका दे दिया। कुछ अच्छा समझा रहा था ना, याद रखना। वो शुद्धिकरण शुद्धिकरण कुछ था। नहीं बेटा, साफ सफाई। तो साला हर चीज पे तो मूवी बना डाली है, क्या करा जाए? इधर आओ, कैमरे से हटके, कैमरे से हटके। अब दिखाओ इधर। खोलो लॉक, खोलो, पता है लॉक होता है। अब तक तो हटा ही दिया होगा। अरे वाह, 9:45 पे तुम रिप्लाई करते हो और तुम कहते हो तुम फोन नहीं चला रहे हो। 9:45 ही हो रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, मौसी वौसी को रिप्लाई किया, वो गलत चीज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रिप्लाई तो किया ना। तुम कह रहे तुम फोन नहीं चला रहे थे। मोबाइल लेके जाओ, बात कर लो पहले मौसी से, जाओ बाहर। नहीं, बाहर कर दो, बात कर लो ताकि आराम से। नहीं, स्विच ऑफ मत करो ना तुम, थोड़ी देर के लिए बाहर होके आओ, घूम के टहल के आओ, जाओ। ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए मैं बुला लूंगा, जाओ। अबे जा ना भाई। फोन तो रख ही लिया, वो तुम्हारे कहने की जरूरत थोड़ी ना। ना 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 ना। 5 मिनट के लिए बस टहल के आओ। गो ना यार। ये कौन सी इंग्लिश थी? हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या है? देखो भैया, अगर ब्लड के अंदर मरी हुई आरबीसी है, जो भी है वो लेके तो ब्लड ही जा रहा है ना। वो मरी हुई आरबीसी स्प्लीन में जाके खत्म हो गई। स्प्लीन में मतलब समझ लो ना, जैसे नाले का पानी गया और जहां पे साफ सफाई होती, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कौन है? स्प्लीन। वहां जितना कूड़ा कचड़ा था, कूड़ा कचड़ा मतलब मरी हुई आरबीसी, उसको निकाल लिया, बाकी साफ सुथरा ब्लड हो गया कि नहीं हो गया? वो साफ सुथरा ब्लड वापस हमारी बॉडी में आ गया। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस एट स्प्लीन, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। रिजर्वायर ऑफ आरबीसी इज ऑल्सो स्प्लीन। रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, सर कैसे पता आपको? पूछो कैसे पता? रिजर्वायर ऑफ मुर्दा इज कब्रिस्तान, तो रिजर्वायर ऑफ आरबीसी इज कब्रिस्तान। अरे हाँ, हाँ हाँ वही, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन, उसके बाद रिजर्वायर ऑफ आरबीसी स्प्लीन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। समझ गए? तीनों में से एक आध क्वेश्चन मतलब आ तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन चुके हैं, लेकिन एक आध आपको मिलेगा जरूर। तो चाहे वो बात करें ग्रेवयार्ड की, बात नहीं, चाहे वो बात करें फिल्ट्रेशन की, दोनों का आंसर क्या होगा? स्प्लीन। और चाहे वो बात करें रिजर्वायर की। समझ गए? स्प्लीन हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अब हाँ, स्प्लीन से आरबीसी, हाँ वही तो मैं बताना चाह रहा था, लेकिन वो भूल गया। मैंने बोला था स्प्लीन में आरबीसी इकट्ठा हो जाएगी तो कहाँ जाएगी? तो मुर्दे घर में आरबीसी, मतलब वो सॉरी ग्रेवयार्ड में मुर्दे इकट्ठा हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर देते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में मौजूद एंटीबॉडी उनको सड़ा और गला देगी।
क्लियर। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किडनी करता है, यहाँ पे दूसरा फिल्ट्रेशन है, वहां पे यूरिन बनाने वाला फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे ब्लड को सफाई करने वाला फिल्ट्रेशन है, मतलब आरबीसी से रिलेटेड। इधर देखो बच्चा, ये क्लियर है, इसको भी छोड़ देना, मैं भी इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस कहलाएगा। यॉक्स एक फर्स्ट एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन है, बोन मैरो मेजर साइड ऑफ एरिथ्रोपोइसिस है, आरबीसी बाइकॉन्केव शेप की होती है। उसके बाद डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। अब यहाँ पे कुछ लिखा है कि विटामिन B12 इज मैचुरेशन फैक्टर ऑफ आरबीसी। देखो विटामिन B12 की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टमक पढ़ाना चाहूंगा। अगर डाइजेशन वाला चैप्टर आप लोग पढ़ के आते तो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता, मतलब इजी लगता, अब और इजी लगेगा। स्टमक के पास टोटल 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक कहलाती म्यूकस नेक्स्ट सेल, हमें इससे पंचायत नहीं है। एक कहलाती पेप्टिक सेल, हमको इससे भी पंचायत नहीं है। लास्ट वाली जो सेल है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिंटिक सेल। क्या बोलते हैं बच्चा? ऑक्सिंटिक सेल। कितनी बात समझ गए? ये ऑक्सिंटिक सेल कुछ चीजें निकालती है, जैसे पहली चीज है HCl, क्या निकालती है? और ये पेप्टिक सेल निकालता है पेप्सिनोजेन। मैंने पढ़ाया नहीं है किसी को भी, ये मैं समझना कि मैं पहले से पढ़ा चुका हूं। क्या निकालता है बेटा? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन मैंने बताया, नाम के लास्ट में जेन लग जाए या नाम से पहले प्रो लग जाए तो इनएक्टिव होते हैं। तो ये पेप्सिनोजेन अगर एक्टिव हुआ तो क्या कहलाएगा? पेप्सिन। और पेप्सिन तोड़ेगा किसको? प्रोटीन को। इसका मतलब स्टमक में किसका डाइजेशन होता होगा? प्रोटीन का। लेकिन अभी तो ये इनएक्टिव है, तो इसको एक्टिव करने वाला कौन होता है? HCl। ठीक। अब सोचो ये सेल खराब हो जाए, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि ऑक्सिंटिक सेल खराब हो जाए किसी वजह से, तो क्या नहीं होगा या क्या होगा? डाइजेशन ऑफ आरबीसी, सॉरी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर वो पूरी बॉडी का डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पूछेगा तो नहीं होगा पूरी तरीके से, कि अफेक्टेड होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में भी तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। मतलब अगर ऑक्सिंटिक सेल खराब हुई तो HCl नहीं बना, HCl नहीं बना तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो प्रोटीन का सही तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। जब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे। साथ साथ में ये ऑक्सिंटिक सेल फैक्टर निकालती, क्या निकालती है बेटा? कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर निकालते हैं बायोलॉजी में, जिनका हमको काम पता होता है और नाम नहीं पता होता, या सही से उनका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पता, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर। मेंडल भाई साहब याद है, जीन को उन्होंने जीन नहीं बोला था, क्या बोला था? क्योंकि उनको काम तो पता था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कहां बनता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, कहां होता है, कैसे ट्रांसफर होता है। सिर्फ उनको इतना पता था कि ट्रांसफर कैसे होता है। याद आया? फैक्टर। सारी बातें कर गए, लेकिन ये नहीं पता बात किसके लिए कर रहे हैं। खैर वो जेनेटिक्स वाले मास्टर बताएंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर ये निकालता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12, कौन सा विटामिन बेटा? आपको पता होगा हम लोग विटामिन तो बाहर से लेते हैं। अरे विटामिन हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमको बाहर से लेना होता है, पता है ना? ठीक है। विटामिन B12 प्रोटीन हमारी बॉडी बनाती है। पूछो कैसे पता आपको? अबे अमाइनो एसिड जाएगा, अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनेगा? प्रोटीन। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती, क्या बढ़ाता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। कौन? ये इंट्रिंसिक फैक्टर। और विटामिन B12 जरूरी होता है आरबीसी की मैचुरेशन के लिए। क्या बोला मैंने? विटामिन B12 जरूरी है आरबीसी के मैचुरेशन के लिए। अभी हमको सिर्फ इतना जानना है कि विटामिन B12 का हमारे इस पूरे चैप्टर में काम किया। इस पूरे चैप्टर में इतना काम है कि आरबीसी को मैच्योर करने के लिए, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी में किसका रोल है बच्चा? विटामिन B12 का। तो विटामिन B12 का रोल किसमें है? आरबीसी मैचुरेशन में। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ऑक्सिंटिक सेल डिसफंक्शन हो जाए, मतलब इसका फंक्शन ना रहे, ये फंक्शनल ना रहे, तो हमारे ब्लड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारे ब्लड में नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाएगा कि ज्यादा? अरे कम होगा। मैच्योर्ड आरबीसी कम होगी। पूछो कैसे? ऑक्सिंटिक सेल खराब तो इंट्रिंसिक फैक्टर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब सेल ही खराब है तो उससे निकलने वाला सेक्रीशन नहीं निकलेगा या कम निकलेगा। जब ये इंट्रिंसिक फैक्टर कम निकलेगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम होगा। जब विटामिन B12 बॉडी में कम होगा तो आरबीसी का मैचुरेशन कम होगा, तो हमारे ब्लड में आरबीसी कम होगी और मैच्योर वाली कम होगी। अरे हाँ या ना? नहीं समझे? ये रिलेशन समझ में आया पूरा? तो हम सीधा एक पॉइंट नहीं पढ़ाना चाहते थे आपको कि विटामिन B12 मैचुरेशन फैक्टर ऑफ आरबीसी, ठीक है, लेकिन विटामिन B12 आया कहां से? ऑक्सिंटिक सेल्स ऑफ स्टमक से। विटामिन B12 का ऑक्सिंटिक सेल से क्या रिलेशन है? ऑक्सिंटिक सेल कुछ निकालती हैं जिसका काम है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना। हाँ या ना?
इसको एक प्रकार का अनीमिया बोला जाता है। जब ये सेल्स खराब हो जाती हैं तो इसको अनीमिया बोला जाता है। खैर अब हमारे सिलेबस में नहीं आता है। अनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी होना, हाँ या ना। तो इतनी सारी बातें समझ में आई आरबीसी से रिलेटेड। ये देखो हीमोग्लोबिन की दो चार बातें लिखी हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आयरन Fe2+ होता है कंटेनिंग रेड कलर्ड पिगमेंट इन आरबीसी। जो हमारा ब्लड लाल है वो है किस वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी की वजह से आरबीसी लाल क्यों? हीमोग्लोबिन की वजह, ऐसे समझ लो। सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस सच एज O2 एंड लाइक लिखा कोई। हेल्दी इंडिविजुअल हैविंग 12-16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। डन हो गया, आरबीसी खत्म। चलो आरबीसी की बातें करो जरा। सबसे पहले न्यूक्लिएटेड या ई न्यूक्लिएटेड? शेप बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अबे बाबी बोला ई न्यूक्लिएटेड, इसका मतलब क्या होता है? एब्सेंट, हाँ या ना। 50 से 55, 50 से 55 लाख। चाय का मजा खराब हो गया। अब पीना है क्या? तो बोर्ड देखो, हमको काहे घूर रहे हो बेटा? ये दवा है, दवा, इसको सुकून बोलते हैं। हाँ दवाई है रे बाबा। क्या बोलता है आगे? माथे में बहुत टेंशन, इस टाइप से कुछ बोलता है ना। तुम नहीं समझे हम जो बोलना चाह रहे हैं, ए बाबू राव। हाँ हाँ, खैर खैर खैर। आरबीसी बेटा ई न्यूक्लिएटेड या न्यूक्लिएटेड? बाई कॉनकेव की बाई कॉन्वेक्स। पहली बार आरबीसी कहाँ बनी थी? यॉर्क सेक। नॉर्मली अब कहाँ बनती है? बोन मैरो, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो। उसके बाद ये न्यूक्लिएटेड होती कि ई न्यूक्लिएटेड? मास्टर कितनी बार पूछोगे, पूछ रहे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में कितना होता है? 12 से 16 ग्राम। अच्छा वाला हीमोग्लोबिन Fe3+ वाला होता है, हाँ Fe2+। सुनो सुनो, एक कहानी बताते हैं बेटा। तुम लोग ने गाना सुना होगा ना, आज ब्लू है पानी पानी। ठीक, हम कुछ और कराते हैं ब्लू। अगर आयरन Fe2+ की जगह Fe3+ की फॉर्म में पाई गई, क्या अभी आरबीसी पढ़ा रहे, रुक जाओ 2 मिनट। Fe+3 की जगह पाई गई तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। और आपको पता है अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है, क्या हुआ? काहे तकलीफ हो रही है आपको? खड़ा रहने दो थोड़ी देर, 2 मिनट रुकिए ना, मैं बुला लूंगा। मैं कितने अच्छे से बात करता हूँ ना, मैं एकदम प्यार से। क्या बोला मैंने? क्यों तकलीफ हो रही है आपको? ऐसे बोला ना, हाँ। क्योंकि मैं भी यहाँ पे कुछ वो आइस ब्लू है इस तरीके बताने वाला हूँ बेटा। तो ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती तो ब्लड कैसा दिखता है? ब्लूइश कलर का दिखता है। तो अगर Fe3+ हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है किसी भी वजह से, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली Fe2+ ही पाया जाएगा, लेकिन अगर Fe+3 पाया गया तो इस वजह से ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है वो इसकी क्या हो जाएगी? खत्म या कम, बोल सकते हैं मिनिमम हो गई। तो भैया ब्लड हमारा कैसा कलर का दिखेगा? ब्लूइश कलर का। इसको बोलते ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते बेटा? अब मतलब पढ़ाएं भी ना हम, मतलब सही है, ये किसी और टीचर ने पढ़ाया तो तुम लोग सीरियस होके पढ़ते। अब मैंने वही चीज पढ़ा दी, तुम लोग मतलब मजे ले रहे हो। सिंड्रोम है, हद है, पूछा कहीं नहीं जाएगा, मजे मजे में बताया है। अरे हाँ है ना। ये इसमें से कोई दिक्कत? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये क्लियर? ये जरूर लिखा होगा इस लड़की ने, मुझे पता है ये लिखा होगा ना। दिखा कॉपी, दिखा कॉपी, दिखा। कॉपी फाड़ दूंगा मैं, सच बता। अरे काम का नहीं, मजे मजे में बता दिया ऐसे ही। नीट वाले नहीं पूछेंगे, बाकी तुम्हें लिखना हो तो लिखो जाके। अब देखो बात करते भैया डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करने वाले हैं? ध्यान से सुनना इसको, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है बेटा। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी होता है लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और हीमोग्लोबिन कलर्ड पिगमेंट है, इसका मतलब डब्ल्यूबीसी हमारी कलरलेस। सर कैसी बातें करते हो, व्हाइट ब्लड पहले ही कलरलेस है। सर ये तो व्हाइट है, आप कह रहे कलरलेस है। व्हाइट इज नॉट अ कलर, हाँ या ना।
तो ये नॉर्मल शेप एंड साइज की होती है। अरे डब्ल्यूबीसी का वो मुझे लाइफ स्पैन नहीं आता रहा, एक मिनट ये बताओ आरबीसी का कितना था? 120 दिन, इसका होता है 10 से 20 दिन। हाँ, 7 to 8 वीक। पागल हो गया क्या, कहाँ पढ़ लिया? ये मैंने बहुत बहुत मुंह खोल के ज्यादा बताया है, इससे भी कम होता है। ये मैंने बहुत मतलब नहीं होता है कि बहुत बड़ा दिल करके इतनी ज्यादा बड़ी बात करी, क्योंकि एनसीईआरटी इतना ही लिखी है। अब तुम ढूंढोगे तो वहां नहीं लिखा मिलेगा, ढूंढो शायद लिखा होगा, देखो। देख 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 देख। अरे पहले ही पेज है, पहला ही पेज जहां आरबीसी लिखा है उसी के सामने नीचे मिला लाइफ स्पैन। अरे इधर आओ बेटा, जो बता दे वो सच्चाई है। सामने देखो, डब्ल्यूबीसी कितना है? 120 दिन में एक जीरो लगा दो। अरे हाँ है ना, 10 से 20 दिन। अब देखो डब्ल्यूबीसी नॉर्मल जैसे सेल्स होती हैं, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस होता है नॉर्मल, कोई सेल किसी तरीके, कोई सेल किसी तरीके की, तो ऐसे नॉर्मल सेल कौन होती है हमारी? डब्ल्यूबीसी। अब देखो इधर सामने देखते बच्चा, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली बात, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होगा? डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कनेक्टिव टिश्यू का काम था कनेक्ट करना, वैसे डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू का काम कनेक्ट करने का अलग अलग तरीके से था। ऐसे डब्ल्यूबीसी का, सारी डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन सारी डब्ल्यूबीसी एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ी करती होंगी। जैसे आर्मी का, पुलिस का, बीएसएफ का, कमांडोज का, इन सबका काम क्या है? अरे देश की सुरक्षा करना। तरीका कैसा है? कोई देखते ही गोली मार देता है, कोई थोड़ा सा सुझाएगा। पुलिस, अरे हाँ या ना, बोलता ही नहीं। रॉ वगैरह जो हो गया वो हमारे देश को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, मतलब मजबूती देती हैं, मजबूत करते हैं अंदर से इंफॉर्मेशन। उसके ऊपर तो जाने कितनी मूवी बन चुकी हैं। खैर, तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए किस बेस पे? एक डब्ल्यूबीसी इधर बना दी नॉर्मल सी, एक डब्ल्यूबीसी इधर बना दी नॉर्मल सी। ग्रेन्यूल्स का मतलब समझते हो? ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स रेत के दाने, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स। अरे नहीं समझते तो अब तो बता दिया ना, तो अब तो बोलो यस सर, मुंह बनाए हैं चौकोर। अबे ग्रेन्यूल्स माले रेत के दाने। अब पता चल गया ना? नहीं सर, जो चीज हमको पहले से पता थी हम तो वही मानेंगे, हमको आता वरना कुछ नहीं आता। ग्रेन्यूल्स मतलब होता है रेत के दाने। तो इस तरीके से किसी में रेत के दाने पाए गए और किसी में नहीं पाए गए। जिसमें पाए गए उसको बोल दिया ग्रेन्यूल वाली सेल, ग्रेन्यूलोसाइट। क्या बोल दिया बच्चा? ग्रेन्यूलोसाइट। ए माने क्या होता है? एब्सेंट। जिसमें नहीं पाए गए उसको क्या बोल दिया? ए ग्रेन्यूलोसाइट। इतनी बात समझ में आ गई? तो डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? दो, ग्रेन्यूल वाली और ए ग्रेन्यूल वाली। मतलब ग्रेन्यूल होगा तो ग्रेन्यूलोसाइट, नहीं होगा तो ए ग्रेन्यूलोसाइट। ठीक है बेटा। अब एक चीज, अब पढ़ाने वाला मन नहीं, इधर आओ बेटा। कहाँ गए? चला गया? पढ़ाने वाला मन नहीं है, गेट बंद करो, इधर आओ, यहीं खड़े रहो वहीं। मान लो मम्मी के साथ मार्केट में गए, वहां पे एक शर्मा जी की लड़की मिली, एक वर्मा जी की लड़की मिली। मम्मी दोनों को जानती हैं, ठीक? तेज से आंसर देना। मतलब शर्मा जी आंटी भी हैं, शर्मा जी की मतलब वाइफ भी हैं, लड़की भी है। वर्मा जी की वाइफ भी है और लड़की भी है। मम्मी और तुम हो, मम्मी को पता है सिस्टम सब कुछ। तो मम्मी ने कहा एक ऑप्शन चूज करो। तो एक, अरे मुझे बोलने दो, मैं वहीं था। मम्मी ने कहा एक ऑप्शन चूज करो। सर आप क्या किस इंतजार में थे कि कौन सा ऑप्शन चूज होता है कौन सा छूटता है? एक, मम्मी ने कहा एक ऑप्शन चूज करो। अब बताओ, एक के दाने 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 हैं और एक के दाने नहीं है, तुम बहन किसको बनाओगे? दोनों को? दोनों को नहीं बनाओगे? किसी एक को बहन बनाना, वरना मम्मी तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। किसी एक को बहन बनाना, किसी एक को कुछ और मम्मी बनवा देंगे। तो बहन किसको बनाओगे? दाने वाली को, विदाउट दाने वाली को? दाने वाली को ना। दाने वाला बेटा यहाँ पे कौन है? ग्रेन्युलोसाइड की ए ग्रेन्युलोसाइड?
लेकिन ये फिर भी बहन नहीं बनाएगा, पता चला जिसके दाने नहीं उसने इसको मना कर दिया, तो ये बहन ना बोल के क्या बोलेगा मॉडर्न जमाने का, बहन। क्या बोलेगा? अरे जैसे सिसु, सिस, इस तरीके तुम लोग बोलते हो ना फर्जी फर्जी नाम। अरे सिस बोलते हो, अबे वहीं यहीं बैठने के साइड में इसको, उसको अंदर। तुम लोग बहन, हाँ, जैसे एक बहन होता है वो नॉट रियल वाला बहन होता है। अरे बता बहन, बहन बहन बहन, हाँ वो बहन नहीं होता है, वो बस शो ऑफ के लिए बहन होता है। समझ लो लड़कों, सुधर जाओ। तो बेटा दाने वाली को क्या बना लिया, बहन बनाया कि बहन बना लिया? पता नहीं विदाउट दाने वाली मोनो हो कि ना हो, हाँ या ना? तो इसको क्या बना दिया बेटा, बहन। क्या बनाया, बहन। बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। क्या हो जाएगा बच्चा, बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। और दाने वाली पता नहीं मोनो हो या ना हो, मोनो ना हो का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ ये तो खूब समझ रहे होंगे। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो टोटल डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की हमारे सामने आ गई, 5। मतलब कितने एग्जांपल्स आ गए, 5। सवाल कैसे पूछेगा, सबसे इजीएस्ट वे ऑफ सवाल ये होता है उसका कि उसने मान लो कोई एक, इन पांचों में से कोई एक नाम लिख दिया, अब पूछेगा बताओ वेदर इट इज एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। तो आप सिंपल याद रखना, दाने वाली को बहन बनाया था, हाँ या ना? तो बहन बनाया मतलब बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल आ रहा था, दाने वाली मींस ग्रेनुलोसाइट, और बाकी जो 2 बची वो एक ग्रेनुलोसाइट। याद हो जाएगा पक्का? देखो इस घटना पे आधारित ये जो चित्र और चरित्र हैं ये सब काल्पनिक हैं, इससे ये चित्र और चरित्र जो भी हैं ये वास्तविक दुनिया से इनका कोई रिलेशन नहीं है, खासकर हम जैसे शरीफ इंसान का। अच्छा तुमको एक सेकंड इस बात पे नहीं, तब तो बहुत शरीफ हैं सच में, अल्हम्दुलिल्लाह हैं शरीफ भाई। बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट टाइप हो गए। अब एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर दिला के जा रहा है, 4 नंबर दिला के जा रहा है, तो उससे ज्यादा थोड़ा सा तुम हमें गलत भी समझ लो कोई बात नहीं, नीट में सेलेक्ट हो जाओगे ना, खत्म बात। एक क्वेश्चन आया तो दुआएं दोगे, और वरना दुआएं दोगे, सही ना हुआ तो बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और दाने वाली मतलब ग्रेनुलोसाइट, और विदाउट दाने वाली मतलब एक ग्रेनुलोसाइट मतलब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये 3 याद होंगी, 2 बची क्या हो जाएंगी, मोनोसाइट। बेटा याद है मास्ट सेल्स हुआ करती थी कुछ, तो मास्ट सेल की तरह जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी बिहेव करती है, बेसोफिल। पूछा जाएगा कि कौन सी डब्ल्यूबीसी मास्ट सेल्स की तरह बिहेव करती है, बेसोफिल। मास्ट सेल की तरह कैसे बिहेव करती है, क्योंकि मास्ट सेल क्या निकालती थी, हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। क्या क्या, हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। और हमारी डब्ल्यूबीसी में कौन सी डब्ल्यूबीसी है जो हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन निकालती है, बेसोफिल। हाँ या ना? इसका मतलब है एलर्जिक रिएक्शन भी कौन कराता होगा, बेसोफिल। समझ गए ना क्यों, क्योंकि जब हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन तो वही तो एलर्जिक रिएक्शन कराते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन बेसोफिल। सर कैसे याद रखेंगे, अभी बताया ना, मास्ट सेल्स की तरह बिहेव कर रही है, तो मास्ट सेल क्या निकालेगी, हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। समझ गए ना भाई? अच्छा ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस भी कौन कराएगा, बेसोफिल। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जब आपकी चोट लगती है तो आपकी इन्फ्लामेशन आ जाता है, और वो इन्फ्लामेशन थोड़ी देर के बाद सही हो जाता है, तो वो इन्फ्लामेशन कराने वाली कौन है, बेसोफिल। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन और आपका हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन सब कौन रिलीज करेगा, बेसोफिल। समझ गए? अच्छा कभी तुमको मान लो एलर्जी हो गई, तो तुम डॉक्टर साहब के पास जाओगे, डॉक्टर साहब से क्या कहोगे, डॉक्टर साहब सुनो कहोगे, या इन्फेक्शन हो गया तो क्या कहोगे, डॉक्टर साहब सुनो, मर जाओ, दीवार में घुस जाओ, सर घुसेड़ दो उसी में, सीधे नहीं बैठ पा रहे, तब से देख रहा हूं बेटा। डॉक्टर साहब से क्या कहोगे, डॉक्टर साहब सुनो, डॉक्टर साहब हेडफोन लगाएंगे, अरे स्टेथोस्कोप लगाएंगे, तो सुनो वाले के पास क्या होता है बेटा, हेडफोन। तो इसका न्यूक्लियस होता है हेडफोन शेप्ड। कैसा न्यूक्लियस होता है, वो ईयरफोन वाला हेडफोन नहीं, अरे वही बाजा जो ऊपर से ऐसे करके लगाते हो। हेडफोन है, ठीक। तो रेजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होगा तो डॉक्टर साहब के पास जाओगे, डॉक्टर साहब सुनो सुनो सुनो, हाँ या ना? सुनेंगे किससे, हेडफोन से, तो हेडफोन शेप न्यूक्लियस, सुनो फिर। और डॉक्टर साहब सुनेंगे क्या, कि रेजिस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कौन रोकेगा, डॉक्टर रोकेंगे ना,
तो रेजिस्ट इन्फेक्शन कौन करेगा? यूसिनोफिल। एलर्जिक रिएक्शन को सही कौन करेगा? यूसिनोफिल। कराएगा कौन? सही कौन करेगा? यूसिनोफिल। बेटा न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट बीएसएफ के जवान है। कौन है बेटा? मतलब देखते ही गोली मार देने का आदेश, मतलब फैगोसिटिक इन नेचर। कैसे होते बेटा? फैगोसिटिक इन नेचर। फैगोसिटिक का मतलब क्या है? डायरेक्ट खा जाना सेल को। याद आया? मैक्रोफेजेस। तुम एम फॉर मैक्रोफेजेस, एम फॉर भैया पूरी डब्ल्यूबीसी में दो ही प्रकार की ऐसी सेल्स हैं जो फैगोसिटिक हैं, और मैक्रोफेजेस भी फैगोसिटिक। इसका मतलब इन्हीं दोनों में से किसी एक से मॉडिफाइड हुई होंगी। अरे हाँ, है ना? तो एम फॉर मोनोसाइट, एम फॉर मैक्रोफेजेस, मतलब मैक्रोफेजेस आर द मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से, लेकिन आप लोग को याद रहेगा एम फॉर मैक्रोफेजेस, एम फॉर मोनोसाइट। डन है ना भाई? ठीक है, न्यूट्रोफिल समझ गए। और फैगोसिटिक होगी मतलब इंगल्फ कर लेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। खत्म? ठीक। अब बात आती है लिम्फोसाइट की। तो ये हमारे देश की रॉ और आईबी और चीफ जो भी होती है वो होती हैं, मतलब ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। पहले वर्ड इम्यूनिटी से मतलब समझते हो? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी एनिमल में, किसी भी ह्यूमन में, किसी भी देश में, किसी बाहर के ऑर्गेनिज्म से लड़ने की कितनी ताकत है, उसको बोलते हैं हम लोग इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप में से 10 लोग यहाँ इतनी तेज एसी में बैठे हुए हैं, अचानक से धूप में जाएंगे फिर अंदर आएंगे, तो उसमें से 2-4 हो सकता है बीमार पड़ जाएं और बाकी बीमार नहीं पड़े। इसका मतलब जो जल्दी बीमार पड़ गया उसकी अंदर की ताकत कम थी, मतलब उसकी इम्यूनिटी खराब थी। तो इम्यूनिटी का मतलब है अगर कोई बाहर का पैथोजन, बाहर का माइक्रो बैक्टीरिया, ये बाहर का कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आपको दिक्कत पैदा कर रहा है, आपको बीमारी कराने आ रहा है, तो आपकी बॉडी उसको रोकने की जो ताकत है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाता हूं, देश, एक पूरा देश और उसके ऊपर होने वाले हमले। तो अगर वो पूरे देश के ऊपर जो बाहर से हमले हो रहे हैं उसको रोकने की जो ताकत है वो अगर ज्यादा है तो देश सुरक्षित है, मतलब इम्यूनिटी अच्छी है। अगर हमारी बॉडी में आने वाले पैथोजन को हमें रोकने की ताकत है तो हमारी इम्यूनिटी ज्यादा है और हम बीमार कम पड़ेंगे। जैसे गांव के बच्चे होते हैं, हम सभी गांव के हैं, जब छोटे होते 1 के 4 वाले वो संतरे वाले आते थे, तुम लोग ने भी खाए होंगे। मैं इतना पुराना तो, इसका मतलब मैं ज्यादा पुराना नहीं हूं, बस मैंने थोड़ा बड़े होके खाए होंगे, तुम लोग थोड़ा छोटे होके खाए होंगे। तो वो गिर जाते थे। अरे वो छोड़ो, 3 बार पटकना कम से कम तभी खेलूंगा। हाँ है ना? बल्ले से पटक रहे हैं, क्या भैया उसमें कीड़े नहीं आ रहे? सब कुछ आ रहा है, लेकिन उससे क्या हुआ? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। अब वही शहर के बच्चों से मिली है, उफ, डर्ट। हाँ है ना? अब तुम हमको कहीं आंधी में खड़ा कर दो, हम लोग खड़े रहेंगे, मुंह पे मास्क तक ना लगाएंगे, आंखें ऐसे कर लेंगे, बस होता है वो डस्ट, डर्ट। ओ माय गॉड। तो बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं, बी और टी। बी और टी। बी फॉर बी लिम्फोसाइट, टी फॉर टी लिम्फोसाइट। बी फॉर बोन मैरो। बेटा इस बार उठा के पटक देंगे, याद रखना। मूड मत खराब करो कि ज्यादा गुस्सा आ जाए। अभी अंदर किया ना तुम्हें? हाँ, फिर क्यों बात कर रहे हो दोनों? ऐसे रिएक्ट करते हो, कहाँ बात कर रहे? हम वो नहीं करेंगे, आओ कैमरा दिखाएं, देखो तुम बात कर रहे थे। हम पता क्या करेंगे? खड़ा करेंगे, सवाल पूछेंगे, 2 मारेंगे, बैठा देंगे। सवाल बता नहीं पाओगे, इतना कॉन्फिडेंस है हमें। पूछो, क्यों? आता होगा तब भी नहीं बता पाओगे। तरीके होते हैं ना पूछने के। और नहीं तो जितना पढ़ा चुके भी पूछ लेंगे, साइनो कोबालामाइन क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया है, साइनो कोबालामाइन मैंने पढ़ाया, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया है, लेकिन अभी पूछ लेंगे, नहीं बता पाओगे क्योंकि मेरे मुंह से नहीं निकला था। हाँ, तो टीचर के पास 75 तरीके हैं मारने के। साइनो कोबालामाइन विटामिन बी 12 का दूसरा नाम होता है, समझ गए बेटा? ओके, मूड मत खराब करो। हाँ, और बाकी इससे फर्क नहीं पड़ता रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही, कौन सुन रहा कि नहीं सुन रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास का माहौल डिस्टर्ब करोगे पिटोगे। इतना बेटा हो गया, समझ गए? तो डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की हुई? 2, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट बैन, बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। बेसोफिल का काम क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन कराना और उसको सही करना। सुनो, यूसिनोफिल इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, बेसोफिल एलर्जिक रिएक्शन, बेसोफिल हेपेरिन हिस्टामिन सेरोटोनिन, बेसोफिल मास्ट सेल की तरह, बेसोफिल। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेजिस्ट इन्फेक्शन, यूसिनोफिल। हेडफोन शेप न्यूक्लियस, यूसिनोफिल। डन। फैगोसिटिक नेचर, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। मैक्रोफेजेस आर द मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट। और इम्यूनिटी लिम्फोसाइट। इम्यूनिटी कौन बढ़ाएगा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की? 2 2 2 2, बी और टी। बी लिम्फोसाइट बनती है बोन मैरो से, टी लिम्फोसाइट बनती है थाइमस से।
थाइमस, थाइमस हार्ट के बगल में ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको बोलते हैं थाइमस। अरे वही जो उम्र के साथ छोटी होती जाती है प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी के बाद ऐसा नहीं कि बुढ़ापे तक होती रहती है, प्यूबर्टी तक छोटी होती है, उसके बाद उसका साइज फिक्स हो जाता है। वो क्लास 12 में चैप्टर नंबर 8 में आएगा। खैर, अब इन सबका परसेंटेज याद करना। क्या याद करना हम लोगों को? परसेंटेज। बेटा परसेंटेज के लिए एक पुरानी सी ट्रिक है, मैंने नहीं बनाई है बट है। सर आपकी ट्रिक इतनी सिंपल होती भी नहीं है। अरे मेरी ट्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है ना। नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना, ये आप लोगों ने सुनी होगी ऑलरेडी। एन फॉर न्यूट्रोफिल, एल फॉर लिम्फोसाइट, एम फॉर मोनोसाइट, ई फॉर ईसिनोफिल, बी फॉर बेसोफिल। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है परसेंटेज का। आपके पास परसेंटेज है 60 से 65%, 20 से 25%, 6 से 8%, 2 से 3%, 0.5 से 1%। टोटल परसेंटेज कितनी है? 5। कौन कौन से खुद ही बता दोगे कौन सा किसका है? 60 से 65% न्यूट्रोफिल, सबसे ऊपर सबसे बड़ा न्यूट्रोफिल कितना हो जाएगा? 60 से 65%। अच्छा 20 से 25% सेकेंड लार्जेस्ट है लिम्फोसाइट, 6 से 8% थर्ड लार्जेस्ट है मोनोसाइट, 2 से 3% इयोसिनोफिल, 0.5 से 1%। तो आपको बेसिकली परसेंटेज याद करना है, किसका कौन सा वो आप खुद ही बता दोगे। तो 60 से 65%, 60 से 65%, अबे 60 से 65 ही बोलना है। 60 से 65%, 60 से 65%, 20 से 25%, 6 से 8, 2 से 3, 0.5 से 1, 0.5 से 1, 2 से 3, 6 से 8, 20 से 25, 60 से 65। सबसे बड़ा कौन? 60 से 65। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट कौन? 0.5 से 1। और उसके बाद कौन? 2 से 3। उसके बाद 6 से 8। देख सब कितना रिलेट कर रहे हैं, पूछो कैसे? 0.5 से 1, 1 के बाद 2 आएगा, 2 से 3, 3 दूनी 6, 6 से 8, 20 से 25, 60 से 65। 60 से 65, 20 से 25, 5 5 कॉमन आया। 60 से 65, 20 से 25, 6 से 8, 2 से 3, 0.5 से 1। अब 60 से 65 सबसे ज्यादा कौन होगा? न्यूट्रोफिल। 20 से 25 कौन होगा? लिम्फोसाइट। 6 से 8 कौन होगा? मोनोसाइट। 2 से 3 कौन होगा? इसिनोफिल। 0.5 से 1% कौन होगा? ये टोटल डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार हो गए। 2 प्रकार पहले आए बड़े बड़े ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, उसके बाद 3 आए ग्रेनुलोसाइट में, 2 आए ए ग्रेनुलोसाइट में। अब आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो कहानी वहां नहीं लिखी वो इधर लिखी है। लाइफ स्पेन 3 से 7 दिन, बेटा गलत लिखा है। 10 से 20 दिन, ये सर गलत लिखा है, ये तो पीपीटी है। आप गलत हो सकते हो, पीपीटी कैसे गलत हो सकती है? हैंड रिटन नोट दिए थे तब उसने ऐसे छापा था। हाँ, तो हो सकता है गलत लिख दिया हो या उसने गलत छाप लिया। नहीं, मानसिकता है ना हमारी। टीचर गलत हो सकता है, सामने लगी पीपीटी गलत है। अबे वो भी तो किसी इंसान ने तैयार करी है। वो अलग बात है, जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं उनके लिए पूरी टीम लगी होती है पीपीटी बनाने में। मतलब वो खुद अपनी पीपीटी नहीं बनाते, हम लोग खुद बनाते हैं, बनवाते हैं, मतलब डीटीपी ऑपरेटर से। इतने गरीब भी नहीं कि खुद ही बनानी पड़े, थोड़ा है, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, ये नॉर्मल डब्ल्यूबीसी बनी हुई है। बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। बेसोफिल 0.5 से 1%, सिक्रीट हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, रेजिस्ट इन्फेक्शन। कौन? सुनो सुनो सुनो, हाँ है ना। प्रोड्यूसेस एलर्जिक रिएक्शन नहीं बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन। क्या हो जाएगा? ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन। ट्रीट वाला ये पार्टी वाला ट्रीट है कि सही करने वाला ट्रीट है? सही करने वाला है ना, पार्टी वाला डबल ही होता ना। ठीक ठीक ठीक, दोनों सेम है। अरे जो यहाँ लिखा वो सही लिखा, ठीक। तो प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और प्रोड्यूसेस एलर्जिक रिएक्शन, दोनों काम किसके होंगे? बेसोफिल के। किसके होंगे भैया? और ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन कौन करेगा? इयोसिनोफिल। रेजिस्ट इन्फेक्शन कौन करेगा? इयोसिनोफिल। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कौन प्रोड्यूस करेगा? बेसोफिल। 0.5 से 1% कौन होगा? बेसोफिल। और 2 से 3% कौन होगा? और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। बेटा ऐसी न्यूट्रोफिल क्या होती है, इनका जो न्यूक्लियस होता है अलग अलग। न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस का जो शेप वगैरह होता है, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ द न्यूक्लियस होती है, वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फो माने मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियर में अलग अलग तरीके की शेप और मॉर्फोलॉजी पाई जाती है। किसके अंदर? न्यूट्रोफिल के अंदर। इसीलिए इसका नाम पड़ गया ल्यूकोसाइट, तो है ही है, डब्ल्यूबीसी का नाम ही ल्यूकोसाइट होता है। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कौन होता है? न्यूट्रोफिल। क्योंकि न्यूट्रोफिल में अलग अलग शेप के क्या पाए जाते हैं उसके अंदर? न्यूक्लियस। हाँ या ना?
कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस, कौन? मोनोसाइट। दोनों कैसी होती? फैगोसिटिक इन नेचर। क्या करेंगे? देखते ही गोली मार देंगे। डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, हाँ या ना? ये हमारा क्या बढ़ाएंगी? इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। कितने प्रकार की होंगी? दो, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जब कभी भी ब्लड की कैपिलरीज से डब्ल्यूबीसी वगैरह बाहर निकल जाती है गलती से, तो वहां पे क्या आ जाता है? इन्फ्लामेशन आ जाता है। अगर ब्लड के पाइप से कुछ भी ऐसा हो जाए कैपिलरी वगैरह से जिससे डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाते, अगर आ जाए, तो उस वजह से वहां पे क्या आ जाएगा? इन्फ्लामेशन आ जाएगा। द पैसेज ऑफ ब्लड सेल्स थ्रू द इंटैक्ट वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज टिपिकली अकम्पनिंग इन्फ्लामेशन। कोई मतलब नहीं उस पॉइंट का, बस लिखा है भौकाल टाइट करने के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, सीधी बात। समझ गए? डब्ल्यूबीसी क्लियर? एक बार बताओ, 0.5 से 1% कौन होता है? और यूसिनोफिल कितना होती है? न्यूट्रोफिल कितना होती है? 60 से, अच्छा 2 से 3% कौन होता है? हेडफोन शेप न्यूक्लियस, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, न्यूट्रो 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 न्यूट्रो। मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट कौन हो जाता है? इम्यूनिटी कौन बढ़ाता है? कितने परसेंट होती है? और 60 से 65 कौन होता है? मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी। अच्छा, मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल आरबीसी, वेरी गुड। मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल, और लीस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी, अच्छा लीस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। 1 मिलीमीटर क्यूब में 5 से 5.5 मिलियन है, इधर 1.5 से 3.5 लाख, इधर तो सिर्फ 6 से 8 हजार है। समझ गए ना? छापो। हाँ, आरबीसी भी नहीं लिखा क्या? ओह, ये लिखना है क्या? हाँ, पीपीटी वाला लिखो। हाँ भाई, बैठो गए। इन्फ्लामेशन हो जाना बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है। वो दोनों वही काम करेगा, बेसोफिल ही करेगा, ईसोनोफिल का उसमें कोई रोल नहीं इन्फ्लामेशन में। हाँ हाँ हाँ, मदर के ब्लड के बीच में प्लेसेंटा होता है। नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं आता। एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ पे एक मदर और बच्चे के बीच में एक बैरियर होता है, उस बैरियर का नाम प्लेसेंटा होता है। तो मदर और बच्चे के बीच का कनेक्टिंग लिंक प्लेसेंटा होता है। तो वो जो भी चीजें आती है वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके आती हैं, ब्लड नहीं आता है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मदर का ब्लड बच्चे के अंदर घुसेगा और वहां से न्यूट्रिएंट ले लेगा। हाँ, वहीं पे छोड़ देगा, वहां पे फिल्ट्रेट होके अंदर आ जाएंगे। वो पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म है यार, बस इतना समझ लो। और प्लेसेंटा से भी डायरेक्टली नहीं जाएगा, वहां पे एक चीज और होती है, अम्बलाइकल कॉर्ड। तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। थोड़ा तेज बोलो। एलर्जी क्यों होता है? पॉल्यूशन क्यों होता है? Polluting होता है जो हमारे ब्लड में जाके हमको दिक्कत पैदा करेंगे। तो उनकी वजह से उनको के लिए एंटीबॉडी पैदा होती है, और वो चीज पैदा होती है वो एलर्जी, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को करने के लिए। बॉडी का डिफेंस सिस्टम क्यों आता है? हाँ, अच्छी चीज है, ज्यादा होना बेकार चीज है। बुखार आना बेकार चीज है, ज्यादा आना बेकार चीज है। बॉडी मैकेनिज्म दोनों सेम है। पर देखो, एक सच बताएं, सॉन्ग नहीं, वे सब पढ़ाई से रिलेटेड चलता रहता है। इतना टाइम कहाँ शायरी, और था टाइम लॉकडाउन में तब हमारी सारी। अब नहीं लिखता। शायरी लिखने में पूरी रात काली हो जाती है, सच बता रहा हूँ।
क्योंकि अगर एक शायरी लिख दो ना गलती से भी, तो उसमें फिर उसको जब जितनी बार ही पढ़ो उतनी बार लगता है और अच्छा, और अच्छा। अच्छा, इसमें अगर ऐसे से ऐसे करके ऐसे सोचें तो कैसा होगा? फिर वो उस चक्कर में पूरी रात चाय पे चाय बनानी पड़ती है फिर, और बस पूरे टाइम फिर वो जगना पड़ता है। कि होता है ना, तुम जानते हो, जब एक चीज मैं बोलता हूँ तो और अच्छा और अच्छा और अच्छा, इस चक्कर। वो लॉकडाउन में फ्री टाइम था, लिख दिया। उस टाइम एक आध क्लास लेनी पड़ती। टैप पे टैप पे, उधर जाओ। सोचो फिर भी तुम लोग चोरी करने की कोशिश करते हो, इतनी तेज चील की नजर है बेटा, चील की। कुछ लोग रिलेट कर पाए होंगे। हाँ, R2H। बस ये। तो भाई, नोट्स की तो दुकान है पूरी चलती फिरती, नोट्स की और क्वेश्चन की। तुम लोग को डाइजेशन तो पढ़ाया नहीं है, तो ब्रीथिंग का दिखाता हूँ फिर। हाँ बिटिया, क्या चाहिए? ट्रीट देनी चाहिए, क्यों? लिखा, आगे चलो। अरे कुछ नहीं, मजाक कर रही बिटिया, वो कोई कुछ बात नहीं है। अरे वो एक छोटा सा अवार्ड था। बेटा, अगर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप ही लोगों के प्यार और फीडबैक की वजह से अवार्ड मिला है। सही बात है। फीडबैक तो इतना मैटर नहीं करता है जितना सब कुछ मैटर करता है। तो मतलब बेस्ट जूलॉजी फैकल्टी ऑफ द मतलब पूरा इंस्टीट्यूट फलान ढिमकाना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
जिसके 45 में 45 आएंगे उसको पार्टी मिलेगी। यार देखो, अगर मैं तुम्हें पार्टी दूंगा तो ऐसे 100, बगल में 50, 60, 70, 80, शाम में 100, कितना हुआ 300, ड्रॉपर 80, 90 वहां भी हैं, 400, 12th 70, 80 वहां भी हैं, 500 नहीं 450। इधर आ बिटिया लो, आज है ही नहीं चिल्लर, इसके चेंज करा लो, चेंज करा लो, चेंज। हाँ चेंज करा ला, ले ले, 1 1 रुपए सबको बांट दे। अच्छा ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग उससे लिख लेना। 1 सेकंड बच्चा, मैं कुछ दिखा रहा हूं तुम लोगों को इस वजह से।